Hello everyone, this is Minku Nan and in today's video we will be covering our chapter number 10 financial market. So financial market तक के चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जाके आप चेकअप कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। इससे पहले का चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें बार 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 हमने एक ही बात कही कि हमें फंड कैसे रेज करने हैं, फिर हमें उनका क्या करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट आ जाए तो क्या करना है। तो तीनों ही डिसीजंस यानी कि आपके फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और आपका डिविडेंड डिसीजन, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था। उस चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि डेट और इक्विटी फंड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वन इज मोर रिस्कियर, अनदर इज मोर गिविंग अस मोर कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को लेकर भी काफी डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम फंड रेज करने की बात करते हैं, बीट योर इक्विटी फंड, बीट योर डेट फंड, तो कहाँ से हमें वो फंड एक्चुअली रेज करने होते हैं। देखिए, ये फंड आपको रेज करने होते हैं बच्चों फाइनेंशियल मार्केट से। अब ये कोई ऐसा कोई सब्जी मंडी वाला मार्केट नहीं है जहां आप जाएंगे और कुछ पैसे जेब में रखेंगे और वहां पे अपनी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। बल्कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड ही आपका मार्केट है। इसमें भी एक्सचेंज प्रोसेस होता है, लेकिन एक्सचेंज प्रोसेस के बीच में एक मिडल मैन यहाँ पे वर्क करता है और वो मिडल मैन ही एक्चुअली आपका फाइनेंशियल मार्केट है। तो कैसे चीजें वर्क करती हैं, देखिए, एक तरफ है हम यानी कि हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये हम हैं एक तरफ हाउस होल्ड, हमारे सेवर जिनके पास छोटी छोटी सेविंग है। दूसरी तरफ है हमारे इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होना चाहिए था। दूसरी तरफ है हमारे इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, दे वांटेड टू स्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस, एंड ये जो सेवर्स हैं, इन्हें चाहिए कि हमारा पैसा सेफ जगह पे लग जाए और इन्वेस्ट किया जाए, ताकि हमें रिटर्न भी मिले और रिस्क भी ना रहो। ये दोनों जब कनेक्ट करते हैं, ऐसी जगह को बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट की अगर आप डेफिनेशन यहाँ से चेकअप करेंगे तो आपको यही मिलेगी। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड आया है फाइनेंशियल एसेट। ये फाइनेंशियल एसेट क्या है? देखिए, हाउस होल्ड्स के पास जो पैसा है ना, वो काफी लिक्विड है, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास कुछ नहीं है हाथ में, इनके पास है सिर्फ एक प्रॉमिस। प्रॉमिस ये कि अगर आप हमें पैसा देंगे तो हम बदले में आपको क्या दे सकते हैं, हम आपको बदले में रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन आपस में इन लोगों की कितने ट्रांजैक्शन होगी, इसका एविडेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। वो फाइनेंशियल एसेट होगी क्या? वो फाइनेंशियल एसेट आपकी हो सकती है आपका इशू ऑफ, आपके शेयर्स हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट, यानी कि एंडलेस डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, एंडलेस एसेट्स हैं जो आपकी क्रिएट होती हैं, ठीक है। उनके बारे में हम तो डिटेल में चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कुछ क्रिएशन होती है, कुछ एक्सचेंज होता है। किनका एक्सचेंज होता है, क्या क्रिएट हो रहा है? कुछ फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होती हैं और उन्हीं का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। और ये जो एक्सचेंज है, ये किन किन के बीच में होता है? ये एक्सचेंज होता है आपके सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। कहाँ होता है? ये होता है मैम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, क्या है एक आपका फाइनेंशियल मार्केट। एक बार डेफिनेशन को अच्छे से देखते हैं। So, financial market is a link between the saver and the investor. By mobilizing fund between them, the process of allocation of fund is known as the financial intermediation. यानी कि जो प्रोसेस है जहाँ पे ये लोग आपस में एलोकेशन करेंगे फंड का, हाउस होल्ड से पैसा जो है जाएगा इन्वेस्टर्स के पास और इन्वेस्टर्स पैसे को आगे यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर पर्पस। या ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ठीक है। आगे चलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो है, यहाँ पे मार्केट के कितने सेगमेंट हैं। तो सेगमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे दो सेगमेंट रहेंगे बच्चों। एक है आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा। अगर आपको बहुत सारा पैसा अगर रेज करना है, ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे कैपिटल मार्केट के अंदर। यानी कि जो आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जो मार्केट होता है, उसे हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। जैसे सेम तरीके से अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म अमाउंट तो होगा ही, साथ के साथ आपका पीरियड भी होगा, ठीक है। अमाउंट शायद ना भी हो, लेकिन पीरियड का यहाँ पे बात हो रही है जो यूजुअली। तो अगर 1 साल से कम तक के लिए आपको पैसा रेज करना है, तो आप जा सकते हैं हमारे मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। सो टाइम बेसिस पे इन लोगों को यहाँ पे सेगमेंट वाइज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। वन इज योर कैपिटल मार्केट विच इज यूजुअली फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड if you want to raise a fund for less than 1 year, then you can go to the money market, okay।
अब आता है कि हमारे इस फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या-क्या हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पैसा है वो चैनलाइज़ होगा एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोडक्टिव यूज़ के लिए। अगर आपके घर में आपने अपने ट्रेज़र होल्डर में अगर आपने अपना पैसा रखा हुआ है, तो वो पैसा कुछ नहीं काम का नहीं है, वो आपका वहीं की वहीं रखा जाएगा, ठीक है? जंग बेशक लग जाए, वैसे पैसे में जंग नहीं लगता लेकिन स्टिल उसकी वैल्यू तो डाउन होती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ओके? सो मोबिलाइजेशन होता है, चैनलाइजिंग होता है आपके सेविंग्स का इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। लेकिन अगर वही पैसे को उठाकर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप उसका इंश्योर कर सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव यूज आपने उसका किया हुआ है। इट फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। कैसे? अभी मैंने आपको कल कहा कि अगर आपके जेब में 100 रुपए का नोट है और वो 100 रुपए का नोट आप लिए घूम रहे हो 2 सालों तक, तो आफ्टर 2 इयर्स उस ₹100 की जो वैल्यू है वो कहीं न कहीं डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और यूजुअली आपको इसके साथ-साथ कोई ना कोई रिटर्न मिलता रहता है। तो आपका जो प्राइस डिस्कवरी है, यानी कि आपकी जो ₹100 की सही कीमत है वो आपको मिल जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन तक के लिए आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या कुछ यहाँ पे रेट आपके किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का होने वाला है, ठीक? क्योंकि डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ये मेरा ₹100 का नोट है, आप फाइनेंशियल मार्केट में गए और आपने दिखाया कि बताइए क्या ये 110 का हो गया? नहीं, आपने वो ₹100 इन्वेस्ट करने हैं किसी न किसी फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। उस एसेट्स की वैल्यू जो है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होती है और इस तरीके से आप यहाँ पे एक प्राइस डिस्कवरी करते हो। देन इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं और आप यहाँ पे कोई फाइनेंशियल जो है हाउसहोल्ड्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो हाउसहोल्ड सेवर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन होती है क्योंकि ट्रांज़ैक्शंस जो है वो एक्सचेंज जो है वो कंटीन्यूअसली होता रहता है। यानी कि सपोज़ करिए आज मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए। ठीक है? और उन 10 शेयर की वैल्यू जो थी वो 1 लाख रुपए थी। अब आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ आई रियलाइज़ कि मुझे वो 1 लाख रुपए चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उन शेयर्स को कहीं न कहीं सेल कर सकती हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई दूसरा पर्सन मिल जाएगा जो कि इंटरेस्टेड होगा उन शेयर्स को खरीदने के लिए। तो बाय एंड सेल का जो ये प्रोसेस है, जो ये मैकेनिज़्म है फाइनेंशियल मार्केट में, ये कंटीन्यूअसली चलता रहता है जिसकी वज़ह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज़ नहीं होती। एंड दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी कैसे रिड्यूस हो रही है? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी इसलिए रिड्यूस हो रही है क्योंकि आपकी नंबर ऑफ जब आपको पता होगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किसी भी चीज़ की अगर बढ़ जाएगी तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो ऑटोमैटिकली कम हो जाती है, ठीक है? तो ये थे आपके फाइनेंशियल मार्केट के कुछ ना कुछ फंक्शंस। इन्होंने आप इसको डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अब आते हैं कि देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने अभी आपको बताया था मनी मार्केट है एंड कैपिटल मार्केट है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में और उसके बाद ये डिफरेंस हम इन दोनों का देख लेते हैं। अब मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट का मतलब होता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 दिन के लिए या फिर 365 डेज़ से कम, यानी कि लेस देन 1 ईयर, ठीक है? तो वहाँ पर आपको कौन से मार्केट को अप्रोच करना है? आपको अप्रोच करना है मनी मार्केट को। सो मनी मार्केट वो मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन इंश्योर करता है। ध्यान रखिएगा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा कम है। ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी कि कैपिटल मार्केट में आपने ट्रांज़ैक्शन करी है वो सिर्फ़ 1 लाख की है, जबकि मनी मार्केट के अंदर आपने 2 दिन के लिए ट्रांज़ैक्शन करी है, यानी कि 2 दिन के लिए आपने उस एसेट को होल्ड रखा लेकिन वैल्यू जो थी वो 20 लाख थी। तो वैल्यू को लेकर यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं किया गया है, सेगमेंटेशन नहीं हुआ है, बल्कि टाइम पीरियड को लेके हुआ है, ठीक है? तो एज़ सच कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ओके, सो मनी मार्केट के बारे में यहाँ पे बोला है कि जो मैच्योरिटी है यहाँ पे वो रहेगी अप टू 1 ईयर और किस तरीके के आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिल सकते हैं क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एसेट्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या एसेट्स क्रिएट हो रही हैं? यहाँ पे एसेट्स आपके मिल सकती हैं, आपका ट्रेज़री बिल, आपका कमर्शियल पेपर, आपका कॉल मनी, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, ये कुछ आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। ध्यान रखिएगा मनी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो प्ले करता है वो है आपका आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद सेकेंडरी आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ये आपके सारे मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मेजर पार्टिसिपेंट ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछा जाता बट आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चंक जो होल्ड करता है वो आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होल्ड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए उनको ट्रेजरी बिल जैसे सिक्योरिटीज़ को इश्यू करना होता है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, राइट? तो यही है, ठीक है? तो आपको पता चल गया कौन-कौन से हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आपके पास हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है ट्रेज़री बिल हो,
आपके पास कमर्शियल बिल भी हो सकते हैं, ठीक है? और कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास कॉल डिपॉज़िट्स भी होती हैं, आपके पास ये इंटर कॉल डिपॉज़िट ही होती है एक्चुअली, मैं दोबारा क्यों लिख रही हूँ इसको? इसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आते हैं हमारे, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। हाँ, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अब आते हैं मनी मार्केट के फीचर्स। तो मनी मार्केट के क्या-क्या फीचर हैं? देखिए, आप जब मनी मार्केट में एग्ज़ाम में लिखने वाले हो ना, तो ये 4 फीचर आप लिख देना, आपका काम हो गया, ठीक है? पहला है, ये है क्लोज़ सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, यानी कि आपके हाथ में कैश है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, दोनों बराबर हैं। रीज़न इज़ मनी मार्केट इज़ हाइली लिक्विड। आप जब चाहे इस ट्रांज़ैक्शन को इन एसेट्स को बेच सकते हैं और लिक्विड अपना कैश जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है? अनसिक्योर्ड बहुत होती हैं, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मनी मार्केट एज़ कंपेयर्ड टू योर कैपिटल मार्केट हाइली अनसिक्योर्ड आपका मार्केट है। देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर लेस रिस्की इसलिए है कि ट्रांज़ैक्शंस हो जाती हैं, अदरवाइज़ जो वैल्यू जो एक एसेट होल्ड करती है, वो कभी भी यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकती हैं एंड हाइली लिक्विड तो होते हैं क्योंकि रेडी टू सेल यहाँ पे मार्केट हमारे पास रहता है। देन अब पढ़ते हैं हम कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म मार्केट है, ये हमने पढ़ लिया था। सो कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू व्हिच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटीज आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। यानी कि आप इस मार्केट से पैसा रेज़ भी कर सकते हैं और आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। सो कैपिटल मार्केट के फीचर भी इन्होंने यही से जो चीज़ें बताई हैं, आप देख सकते हैं एक बार। जब हम डिफरेंस करेंगे ना, तो वहाँ मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊँगी कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है। उससे पहले एक बार हम कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू द डिफरेंस, ठीक है? ताकि तब तक आपके पास काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज इस टॉपिक को लेकर होगी। सबसे पहले आता है प्राइमरी मार्केट। देखिए, ये आपने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपने पढ़ा कि इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 सेगमेंट्स हैं, एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। now फर्दर आपका जो कैपिटल मार्केट है, उसको 2 तरीके से कैटेगराइज़ किया जाता है। एक है आपका प्राइमरी मार्केट एंड अनदर वन इज़ योर सेकेंडरी मार्केट। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है न्यू इश्यू मार्केट, यानी कि जब आप पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर एंटरिंग टू द कैपिटल मार्केट, तो ऐसी मार्केट को अपना प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, वो अपना इश्यू करना चाहती है शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, तो जब वो फर्स्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर कराती हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास, सेबी से अप्रूवल लेती हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर एंटर करती हैं, तो ऐसे टाइम पे मार्केट को कहा जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट, ओके? तो इसीलिए इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज योर न्यू इश्यू मार्केट। देन हमारा सेकंड आता है सेकेंडरी मार्केट। अब ये क्या है? वंस यू एंटर द प्राइमरी मार्केट, उसके बाद अगर आपने वहां से इक्विटी शेयर्स को, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को, डिबेंचर्स को अगर आपने इशू कर लिया है, तो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर्स को खरीदते हैं, उसके बाद वो आप भी फ्यूचरिस्टिकली उनको बेच भी सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन जो है, एक्सचेंज जो है उन सिक्योरिटीज में लगातार होता रहता है। अब ये जो सेकेंड टाइम पे ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज होते हैं, किस मार्केट में होते हैं? ये होते हैं आपके सेकेंडरी मार्केट में। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री करी, ठीक है? मेरा मार्केट है, मैंने उसमें एंट्री करी, ये मेरा कैपिटल मार्केट का प्राइमरी मार्केट है, जो मैं पहली बार इस मार्केट के अंदर एंटर कर रही हूँ। उसके बाद मेरे किसी भी मैंने अगर शेयर्स इशू किए थे, तो किसी ने मेरे शेयर्स खरीदे होंगे ना, किसी भी एक्स वाई जेड ने मेरे शेयर खरीदे होंगे। उसके बाद वो उन शेयर्स को आगे सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो वो जो मार्केट क्रिएट होता है, दैट इज योर सेकेंडरी मार्केट। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से हो रहा है, बस ट्रांजेक्शन अगर सेकंड टाइम सेम इश्यूज इक्विटी शेयर्स में हो रही है, उसी को हम यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट बोल रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर हियर। देन सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में एक खास फर्क क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, जबकि सेकेंडरी मार्केट का होता है। और सेकेंडरी मार्केट ही आपका वो मार्केट है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा, दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो स्टॉक एक्सचेंज भी सेकेंडरी मार्केट को कहा जाता है। कौन आते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज, ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द लिस्टेड शेयर। ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज जान में आने के लिए आपको अपने शेयर्स को रजिस्टर कराना, लिस्टेड करवाना बहुत कंपलसरी होता है। तो सेकेंडरी मार्केट इज एसेंशियल फॉर प्राइमरी मार्केट एंड वाइस वर्सा। एक बार आप प्राइमरी मार्केट में आए, किसी भी किसी भी पर्सन ने आपके इक्विटी शेयर खरीदे, ठीक है?
और बाद में अगर वो उसको सेल ऑफ करना चाहता है और उसको कोई मार्केट नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं एक बार आपका कोई इक्विटी शेयर खरीद लेगा, दोबारा से तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर, मैं एक बार मेरा पैसा एक जगह पे मैंने कंपनी के शेयर खरीदे और वहाँ मेरा पैसा स्टक हो चुका है, तो फिर शायद लोग जो है स्टॉक मार्केट से भागेंगे। तो प्राइमरी मार्केट जो है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी मार्केट होना चाहिए, जहाँ पर कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग जो है शेयर्स वगैरह में, सिक्योरिटीज़ वगैरह में वो चलती रहे। ठीक है? सो ये था आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अगर एक इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा पहला एक्सचेंज है पूरे एशिया का, 1885 के अंदर ये आया था। उसके बाद हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज इस वक़्त हमारे कंट्री में हैं। उनकी लिस्ट आप जाके एक बार गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा और काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए। सेकेंडरी मार्केट के बारे में 2 हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर परचेज़ एंड सेल ऑफ एक्जिस्टिंग या फिर यूँ कहें लिस्टेड सिक्योरिटीज़, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ हमारी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी हैं, जो कंपनी हमारे बिज़नेस के अंदर यहाँ पे आ चुकी हैं, वो एक्जिस्टिंग कंपनीज़ के शेयर्स को जब सेल या परचेज़ किया जाता है, वो मार्केट आपका सेकेंडरी मार्केट है। तो इट इज़ अ मार्केट इन व्हिच शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सारे आपके इश्यू किए जाते हैं। इश्यू करने वाले एक कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है और इनमें ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, ओके। सो कंपनी इज नॉट डायरेक्टली पार्ट इन इट। अब आपको समझना होगा कि कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली पार्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनका जो रोल था वो प्राइमरी मार्केट तक ही लिमिटेड होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बाय बैक नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो यूजुअली आपके जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वही यहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोसेस को कंटिन्यूस रखते हैं। कंपनी एक बार शेयर्स खरीद बेचती है और उसके बाद वो उस प्रोसेस से बाहर होती है। जो उन्होंने फंड रेज किया होता है उससे वो अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो सेकेंडरी मार्केट होता है ना, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन को प्रोसेस को मतलब प्रमोट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कौन करता है? प्राइमरी मार्केट। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। इंडिया में ये जो इन्फॉर्मेशन है कुछ आपकी दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका 1875 में आया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका 1992 में आया था। एंड टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में आए हैं और सेबी के अप्रूवल से वो रजिस्टर्ड भी हुए हैं, उनके नॉर्म्स वगैरह वो फॉलो भी करते हैं। अब हम देखते हैं, बार बार मैंने बोला स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। एक चीज तो आपने याद कर ली कि सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम बेसिकली वही है, जैसे आपको पता होगा, आप लोग अभी ग्रेड 12 में होंगे, तो आप एक स्कूल में जाते हो, ठीक है, वहाँ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी आपके काम को सर्टिफिकेट, जैसे आप 12th पास आउट हैं, आप 10th पास आउट है, इस चीज़ को सर्टिफाई कौन करता है? इस चीज़ को सर्टिफाई करता है आपका सीबीएसई बोर्ड, ठीक है? तो यही काम है आपका स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज और एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट है, जहां आप अपने शेयर्स को रजिस्टर कराते हैं और यहीं पे प्राइस जो है डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, डिमांड एंड फोर्सेस जहां पे भी आपके इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पे आपके प्राइस सिक्योरिटीज का डिटरमाइन होता है। ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ है। देन जब भी कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस हाउसेस जो है वो पैसा रेज करना चाहते हैं बाय इशूइंग द शेयर, द ओनर ऑफ दोज न्यू शेयर्स आर लाइकली गोइंग टू वांट टू सेल देयर स्टेक समडे, है ना? तो मैंने कहा जैसे कि कभी भी आपने एक बार आप एज एन इन्वेस्टर आपने किसी भी कंपनी के अंदर अपने शेयर्स को अपने शेयर्स खरीद लिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आगे फ्यूचरिस्टिकली आपको लग रहा है कि मुझे तो फिर से पैसे चाहिए, तो वहां पर आपको कौन सा मार्केट में आपको जाना पड़ेगा? आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके जो शेयर्स है वो ट्रेड हो सकते हैं। तो ये एक रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? देखिए, पहला फंक्शन है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने सिक्योरिटीज का प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हो सकता है। ट्रांजैक्शन की सेफ्टी बनी रहती है, क्यों? क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के थ्रू, एंड जितने भी नॉर्म सेबी कहता है, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि सेबी क्या है, वो मैं बताऊंगी आपको, लास्ट टॉपिक हमारा सेबी ही रहेगा। लेकिन फिलहाल ये सोचिएगा कि सेबी एक बॉडी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, और उनको क्या प्रोसेस, क्या मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करना है, इसकी भी डिटेल्स जो है वो आपको दे दी जाती है। देन आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये ग्रोथ डिटरमाइन करता है हमारी इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि जितनी बार भी ट्रांजैक्शन होंगी, जितनी बार भी हमारे देश के अंदर ट्रेडिंग होगी, तो उतना ही हमारे देश के अंदर जो है इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी, वो बूस्ट होगी। देन इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। बहुत सारे लोग हैं जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के लिए भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक इक्विटी कल्चर जो है ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है।
आपने देखा होगा बैक इन 1990s ऐसा कोई कल्चर हमारे देश में नहीं था, लेकिन आज ये हो रहा है, ठीक है? आफ्टर दिस योर एलपीजी पॉलिसी इंट्रोडक्शन 1991 में तो कुछ ज़्यादा ही बूस्ट यहाँ पे स्टॉक मार्केट को मिला है और बाकी जो स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं वो अलग ही हैं। देन कैपिटल फॉर्मेशन को समझिएगा। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मान लो मैं कोई कंपनी हूँ और मुझे अपना मेरे लिए बिज़नेस चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो उसी पैसे के लिए मैं इक्विटी वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह इश्यू करती हूँ। अब जब वो पैसा मेरे पास आता है, आप लोगों से इन्वेस्टर से मेरे पास पैसा आता है, तो मैं उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ही यूटिलाइज़ कर रही होंगी। तो इसी को बोलते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट जो है वो बूस्ट करता है, बूम करता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है। आपको बता दूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है और देश की इकोनॉमी जो है बूस्ट करती है, जो कि यहाँ पे आपका 4th पॉइंट भी था। अब अगर आपको स्टेप्स हम देखेंगे उससे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अभी इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो गया कि आप लोग इस डिफरेंस को समझ पाएँगे। तो क्या डिफरेंस है हमारे दोनों ही मार्केट के अंदर? देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट के अंदर जो मेजर चंक है वो आरबीआई होल्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेज़री बिल। इसके अलावा आपको कमर्शियल बैंक वहाँ मिल जाएँगे, आपको कॉर्पोरेट हाउसेज़ मिल जाएँगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिल जाएँगे, इन म्यूचुअल फंड्स मिल जाएँगे। आपको क्या याद रखना है? ये सब नहीं याद रखना। आपने याद रखना है कि इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते डायरेक्टली। ओके? देन कैपिटल मार्केट हम जैसे लोगों के लिए होता है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तो यहाँ का मेजर चंक होल्ड करते हैं। इसके अलावा भी जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, कॉर्पोरेट हाउस है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो भी आपके यहाँ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, पार्टिसिपेंट हैं। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे डील की जाती है? मनी मार्केट के अंदर आपका कमर्शियल बिल, ट्रेज़री बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, ट्रेड बिल, ये सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि आपके कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर ये सभी आते हैं। ड्यूरेशन आपके मनी मार्केट की जो टेन्योर है वो आपका लेस देन 1 ईयर होता है, जबकि कैपिटल मार्केट का मोर देन 1 ईयर होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पे मनी मार्केट के अंदर रिटर्न आपको एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि हायर रेट ऑफ रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। सेफ्टी की बात करें तो कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, जबकि आपका जो मनी मार्केट है वो लेस रिस्की है और थोड़ा-सा कंपैरेटिवली यहाँ पे बोला गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी यहाँ पे ज़ीरो रिस्क तो कभी भी नहीं होता, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कैपिटल मार्केट मार्केट के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा यहाँ पे रिस्क जो है वो कम होता है। तो ये कुछ आपका डिफरेंस का पॉइंट है, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट टॉपिक है ये, पूछा जाता है तो इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा टॉपिक है जो कि है ट्रेडिंग प्रोसीजर, यानी कि जब मैंने आपको कहा कि आपको कैपिटल मार्केट में शेयर्स खरीदने हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, तो कैसे इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्रोकर जो है एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है जिसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में एज़ अ ब्रोकर इंडिविजुअल बेसिकली हो सकता है, जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। अदर देन दैट यूजुअली आपके जो ये बैंक्स होते हैं ना, यही अपने आप को एज़ अ ब्रोकर इन्होंने पहले से रजिस्टर कराया होता है, तो आप बैंक के थ्रू भी अपना ये ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ठीक है? अब आपको वहाँ पे ओपन करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब यूजुअल अकाउंट, वैसे जनरली हमारा बैंक में अकाउंट होता है तो वही होगा। ध्यान रखिएगा जब ये आपका सिलेक्शन होगा ब्रोकर का अकाउंट ओपन किया जाएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे जैसे पैन नंबर, आपका 10th की मार्कशीट और इस तरीके की कुछ चीज़ें डिटेल्स जो है वो आपसे माँगी जाएगी जो आपको ब्रोकर को प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आपको ओपन करवाना होगा आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट जो अकाउंट है वो आपका जो है 2 हमारे पास डिपॉजिटरी है, एक है हमारी सीडीएसएल और दूसरी है हमारी एनएसडीएल। इनके पास ये जो 2 डिपॉजिटरी हमारे देश की सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, इनके पास जो है आपको अपना अकाउंट डीमैट का ओपन करवाना होगा। अगेन ये आप नहीं कराओगे, ये आपका ब्रोकर यानी कि आपका बैंक ही करवा देता है, ठीक है? फिर आपके बाद आती है आप यहाँ पे प्लेसिंग करके आते हो ऑर्डर अपने ब्रोकर के पास कैसे? आप उसको बताते हो कि जब मेरी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि जब रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर रेट पे आ जाए तब आप मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर देना। क्योंकि ये आपने ऑर्डर एक्चुअली प्लेस नहीं किया है, आपने उसको रिक्वायरमेंट बताई है, ठीक है? सो प्लेसिंग द ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटी आप दोनों तरीके से बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कब मेरी इन सिक्योरिटीज़ को बाय करना है या फिर जो ऑलरेडी आपने परचेज़ की हुई है, आप उनको सेलिंग के लिए भी रेट यहाँ पे ब्रोकर को स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे ही आपका कहा जो प्राइस है वो यहाँ पे ब्रोकर जो है मैच कर लेता है,
उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर को कर दिया जाएगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन के कुछ दिन बाद, एग्जीक्यूशन जनरली आपका T+1 या T+2 की तरह से सेटलमेंट होता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने आज ट्रांजैक्शन करी तो विद इन 1 डेज और मे बी T+2 यानी कि आज ट्रांजैक्शन तो विद इन 2 डेज जो है आपका प्रॉपर सेटलमेंट यहाँ पे हो चुका होगा। आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट जो इशू कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा एंड लास्ट में आपका पेमेंट से सेटलमेंट होके और आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन कैपिटल मार्केट। यहाँ पे बात हुई थी हमारी डीमेट अकाउंट की। अभी डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखिए जनरली पहले क्या होता था कि आपको फिजिकली सिक्योरिटीज को परचेज सेल करने के लिए आपके पास टाइम लगता था। यानी कि अगर मैंने किसी ब्रोकर से कहा, सपोज करो मेरा जो ब्रोकर है वो कहीं दिल्ली में बैठा है और मैंने उसको जाके कॉल करके कहा कि ये मेरी ना जब इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इतनी आ जाए तो आप मेरे लिए प्लीज यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना। उसने कहा ठीक है, उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर भी दिया। अब लेकिन फिर भी मेरे पास उस सर्टिफिकेट को आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इसके बीच में ना बहुत सारे फ्रॉड होते थे। फ्रॉड कैसे होते थे? जैसे ब्रोकर आपके नाम पर ट्रांजैक्शन कर रहा है, डिटेल उस टाइम पे ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अकाउंट्स वगैरह कुछ मेंटेन हो नहीं रहा था, तो बहुत सारे फ्रॉड होते थे। कई बार रास्ते में ही वो सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपका चोरी हो जाता था। अब ये नेगोशिएबल भी होते हैं कुछ आपके, ठीक है, इंडोर्स किए जा सकते हैं बिना नाम के भी। तो वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस करी है, जिसके चलते हमारे यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया और वो सॉल्यूशन है आपका डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब आप अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है? तो जब भी आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज़ नन देन अदर योर ब्रोकर, ठीक है? वैसे यूजुअली अलग-अलग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका जो ब्रोकर है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ना हो, लेकिन जनरली केसेस में आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कंसिडर करिए कि मैंने कहा था बैंक ही आपका ब्रोकर है, तो ब्रोकर जो है बैंक है, तो बैंक भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है, ठीक है? अब ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये आपका अकाउंट खुलवाएँगे सीडीएसएल के पास और एनएसडीएल के पास, ठीक है? और यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1996 के अंदर, ठीक है? सो 1996 के अंदर डीमैटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वहाँ पर हम अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं, यानी कि मुझे वेट नहीं करना कि कब मेरी ट्रांज़ैक्शन होएगी और कब जाके यहाँ पे मेरे पास वो सर्टिफ़िकेट मेरे घर तक आएगा। तो ये आपको स्टोर करना, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स की वो सारी अब ईज़ी हो गई। जस्ट सिंपल एज़ जैसे आप अपनी जो अपनी पासबुक होती है बैंक की, वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है डिटेल्स, वही है आपका, ठीक है? अब आते हैं कि एडवांटेज क्या है डीमैटेरियलाइजेशन के। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? थेफ्ट, आपकी चोरी वगैरह नहीं हो सकती, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, डिले नहीं होगा क्योंकि जिस टाइम पे ट्रांज़ैक्शन हुई है उसका डेट, उसका एग्जीक्यूशन नंबर, ऑर्डर आईडी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई आपके नाम पे ट्रांज़ैक्शन कर ले, ठीक है? इट इनेबल्स शेयर टू ट्रांसफर टू सम अदर अकाउंट ईज़िली, यानी कि अगर मुझे बैठे-बैठे अपने शेयर्स किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो भी मैं कर सकती हूँ ऑन द वन क्लिक ओनली, ठीक है? और आप इन सिक्योरिटीज़ को प्लेज भी कर सकते हो अगर आप इनको एज़ अ सिक्योरिटी किसी लोन के लिए अगर आप देना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी क्या है? सेबी आपका सेटअप हुआ है 1998 के अंदर। सेबी आपका अभी जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था ना स्कूल और आपका ये सब के लिए, अभी आप अज़्यूम करिए कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड है ना, वही आपका सेबी है। सेबी का काम यही है कि जो मैंने स्कूलों को इतने सारे रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस बताए हैं, जो मैंने इनको इतना कुछ बताया है कि ये पॉलिसी अब फ़ॉलो करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या ये लोग फ़ॉलो कर भी रहे हैं? तो एक तरीके से सेबी जो है ना, वो आपका वॉचडॉग की तरह काम करता है, ठीक है? ये ऑब्ज़र्वर है जो इंश्योर करता है कि हर नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है और हर चीज़ जो है प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए की जा रही है। तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है शेयर्स एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या कुछ भी अलग से लिख के आते हैं, ठीक है? दिस इज़ योर सिक्योरिटीज़, या फिर कई बार इसको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी लिख कर आते हैं आप लोग। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड नहीं है, ये आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेटअप हुआ था 1988 के अंदर, रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को, यानी कि प्राइमरी और आपका कैपिटल मार्केट के जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, दोनों को ये रेगुलेट करता है। प्रमोट करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि कंटीन्यूअसली ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है कैपिटल मार्केट की होती रहे और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका मेजर काम होता है, ठीक है? तो ये एक वॉचडॉग है जो ऑब्जर्व करता है सारी एक्टिविटीज़ को और अगर ज़रूरत पड़े तो कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है। तो ये है आपका सेबी का लोगो, आप इसको देख सकते हैं। रोल क्या है? देखिए, रोल सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव से आपको रोल समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना
और उनकी सेफ्टी इंश्योर करना कि उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह पे ना इन्वेस्ट हो जाए। किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट और मैल प्रैक्टिसेस को रोकना, रेगुलेट करना, डेवलप करना एक कोड ऑफ कंडक्ट जो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, चाहे वो आपका अंडरराइटर्स हैं, इन सभी के लिए। और रेगुलेट करना और प्रमोट करना ऑर्डरली तरीके से आपके सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज को। फंक्शन की बात करें तो 3 टाइप के फंक्शन यहाँ पे हमारे सेबी जो है परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या-क्या होता है? देखिए, प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना, ठीक है? आप किसी को कैसे बचा सकते हैं और किस चीज़ से बचाएँगे, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी भी तरीके के फ्रॉड से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, प्राइस रेज़िंग होती है यहाँ पे, मिसलीडिंग स्टेटमेंट आते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ से आपको यहाँ पे सेबी प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। और अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी डिटेक्ट कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे पेनल्टीज़ जो है वो लगाई जाती हैं, सामने वाले का जो लाइसेंस होता है वो भी यहाँ पे कैंसल कर दिया जाता है। तो इस तरीके की तरीके से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करता है सेबी, ठीक है? इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेता है, जैसे उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें। एंड प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस को एंड कोड ऑफ कंडक्ट का इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फंक्शन। अब सेबी किस तरीके से डेवलप करता है? डेवलप मतलब वो फ्यूचरिस्टिकली ऐसे स्टेप ले रहा है जो फ्यूचर में हम लोग ग्रो करें। इसके लिए वो ट्रेनिंग देता है अपने सारे इंटरमीडिएरीज को। कंटीन्यूअसली रिसर्च यहाँ पे इनकी चलती रहती है और स्टॉक मार्केट में जितना भी रिफॉर्म है, जैसे हमने अभी एक रिफॉर्म देखा डीमेटेरियलाइजेशन, इस तरीके के जो रिफॉर्म्स है वो यहाँ पे सेबी आपका टाइमली इंट्रोड्यूस कराता है। लास्ट है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है किस किस तरीके के रूल्स और किसके लिए ये रूल्स बनाता है सेबी। तो देखिए, रूल्स बनाए जाते हैं ब्रोकर्स के लिए, एजेंट्स के लिए, फीस के लिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्कीम आएँगी और इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कैसे की जाएँगी, इन सभी के लिए आपका जो सेबी है यहाँ पे रेगुलेटरी नॉर्म्स लेकर आता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाएँ आपके लिए, तो वो भी हम पॉसिबल कर सकते हैं आपके लिए। बस आपको जो भी है सब कुछ आपके डाउट वगैरह, क्वेरी वगैरह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में टाइप कर देना है। फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।